देखिए, इस वक्त हम समस्तीपुर में हैं और आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ ये एक्सक्लूसिव बात करेंगे। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल के समस्तीपुर से विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो बिहार विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक भी हैं और पूर्व प्रवक्ता भी हैं और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि समस्तीपुर में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होना बाकी है विकास के मामले में, और 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस की क्या रणनीति है। तो सब सर, न्यूज़ टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आज आपकी शीर्ष नेतृत्व ने पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया था कि स्मार्ट मीटर के विरुद्ध प्रखंड मुख्यालय में धरना देना है। तो क्या सर, अगर स्मार्ट मीटर अगर लगता है तो इससे आरजेडी को आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है? आरजेडी को क्या आपत्ति हो सकता है? स्मार्टफोन भी हम लोग चला रहे हैं, कहाँ किसी दल ने आज तक आपत्ति दर्ज किया है। स्मार्ट मीटर जो लाया गया है वह उसमें गलत बिलिंग, फास्ट बिलिंग का शिकायत बड़े पैमाने पर आ रहा है और यह बात समझ में नहीं आ रही है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहाँ पर हैं। एक तो सबसे महंगी बिजली यहाँ पर दी जा रही है सरकार के ज़रिए पूरे देश में। दूसरी तरफ जो मीटर है वो बहुत तेज़ गति से चल रहा है। जो बिल 1000 रुपये के अंदर आया करता था वो 1500, 1700, 1800, 2000, 3000 ऐसे आ रहा है। मतलब 30, 40, 50, 60% ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है और सरकार फोर्सफुल्ली इसको कर रही है। लोग मना कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं तो प्रशासन जा कर के लड़ रहा है, थाना पुलिस चला जा रहा है, एसडीओ बिजली का लाइन काट दिया जा रहा है, गांव का कहा जा रहा है लगाने के लिए। दूसरी तरफ के सरकार की चिट्ठी निकलती है डीएम को कि आप फोर्स उपलब्ध करा करके पूरी ताकत से ज़बरदस्ती बलपूर्वक आपको स्मार्ट मीटर लगाना है। आखिर क्या बेनिफिट है, आखिर क्या लस्ट है सरकार को? स्मार्ट मीटर तो पूरे देश में लगाने की बात चल रही है, लेकिन किसी भी जो विकसित राज्य है वो सब इतनी तेज गति से नहीं लगा रहे हैं। बहुत तो स्टेट, केरला वगैरह कई ऐसे विकसित राज्य हैं जहां पर स्मार्ट मीटर नहीं के बराबर लगा है। आप कई स्टेट में आप जाइएगा तो एकदम स्लो गति से कुछ जगह लग रहा है। जनता जहां चाह रही है वहां लग रहा है, मैक्सिमम जनता रिजेक्ट कर रही है, नहीं लग रहा है। बिहार में योजनाबद्ध तरीके से फोर्सफुल्ली सरकार के आदेशानुसार बल प्रयोग से ये किया जाना और सबसे ज्यादा संख्या में बिहार में लगाया जाना, इसमें दाल में काला है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्मार्ट मीटर बनाती है और इस सब की कंपनी है, कुछ बड़ा हालमेल है। अगर 200-400 रुपये भी एक कंज्यूमर से अगर अतिरिक्त लिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अभी 50 लाख से ज़्यादा लोग लगा चुके हैं, अरबों का बारा न्यारा है, अवैध वसूली है। तो राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में होने के नाते जनता के इतने बड़े सरोकार के मुद्दे पर चुप कैसे रह सकता है? राष्ट्रीय जनता दल के पास, हम लोगों के पास सैकड़ों हजारों लोग आते हैं कि भैया हम बंद करके घर को जाते हैं, बिजली बंद करके जाते हैं, फिर भी 10 दिन के बाद आते हैं तो 500, 700, 800 रुपया उठ जाता है। सारी खामियां हैं। सरकार को क्या दिक्कत था कि इसको जांच करवा ले, किसी अच्छी कमेटी से जांच करवा ले ताकि जनता और विपक्ष तमाम लोग संतुष्ट हो जाए। तो ऐसा तो नहीं किया। दूसरी बात है, सरकार को क्या दिक्कत था कि जनता को विकल्प दे कि आप पुराना मीटर रखना चाहे तो पुराना मीटर का उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि मतलब स्मार्ट मीटर बेहतर है, आप कन्विंस कर पाते हैं, वो तैयार है तो लगवाइए। आप फोर्सफुल्ली किसी से लगवाने के लिए बात कैसे कर सकते हैं? और जो बिहार स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन का जो ये है आयोग है, या भारत सरकार का जो आयोग है, वह बाध्य नहीं करता है आपको स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। तो आप फिर क्यों जनता को बाध्य कर रहे हैं, फोर्सफुल्ली कर रहे हैं? इसमें बड़े पैमाने पर हम लोग को शंका है कि बिजली विभाग के आला अधिकारी ही नहीं, सरकार में शीर्ष बैठे लोगों की एक बड़ी डीलिंग हुई है और जिसकी वजह से पूरे देश में सबसे तेज गति से बिहार में फोर्सफुल्ली लगाने का काम किया जा रहा है, जिसको हम बेनकाब करना चाहते हैं और जनता को इस अवैध वसूली से बचाना चाहते हैं। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ये भी ऐलान किया कि 1 अक्टूबर तक अगर सरकार अपने फैसले में पुनर्विचार नहीं करती है तो मीटर उखाड़ फेंक आंदोलन शुरू करेंगे। तो क्या लगता है सर, इन सब आंदोलन से सरकार बैकफुट पे आएगी? देखिए, जनता के सरोकार का मुद्दा है। जनता सड़क पर अब आएगी। इसके लिए जब जनता सड़क पर आएगी, सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, जनता सड़क पर आएगी और जिनका बिल ज्यादा आ रहा है वो सड़क पे आएंगे। अगर वो सड़क पे आ गए तो कोई भी सरकार है उसको बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारा जनता के लिए, देखिए बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण, जिस तरह खाना पानी जरूरी है जीवन में,
उसी तरह बिजली भी अब ज़रूरी चीज़ हो गया है। बिजली के बगैर जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और बिजली में इतनी 5 रुपए बिजली खरीदता है बिहार। एक तो उत्पादन बिहार नहीं कर पाया, ये विकसित बिहार कहते हैं कि नीतीश कुमार का शासन और एनडीए का शासन विकसित बिहार है। कितना मेगावाट बिजली बिहार में बन रहा है, कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं। आप खरीदते हैं, और खरीदते भी हैं तो आप बड़ा मुनाफा लेकर के बिहार की जनता को दे रहे हैं। 5 रुपए खरीदते हैं और 7 रुपए 8 रुपए हम लोग को 8 रुपए मिल रहा है बिजली। इतनी महंगी बिजली एक गरीब प्रदेश में, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऊपर से स्मार्ट मीटर का मार कि भाई हमको जितना बिजली हम उपयोग करते हैं उसका दुगुना हमको देना पड़ रहा है। कतई बर्दाश्त राष्ट्रीय जनता दल इसको नहीं करेगा। और जनता के इस करोड़ों जनता का सवाल है ये, इस पर हम लोग एक बड़े आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। सर, बिहार में जो है 110 साल के बाद जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। हालांकि इस सर्वेक्षण पे भी काफ़ी सवाल उठ रहा है, जनता में त्राहिमाम की स्थिति है। तो सरकार ने 3 महीने का टाइम एक्सटेंड किया है पेपर दुरुस्त करने के लिए। क्या लगता है ये अभी का जो समय चुना गया ये सही है? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार के पास अपने पास डॉक्यूमेंट है नहीं, उसका आंकड़ा सही से है नहीं, और जनता को घर घर में झगड़े की स्थिति पैदा कर दिया है सरकार ने। आज भाई भाई घर में, भाई बहन, तमाम जो खानदान रिश्तेदार लोग सब लोग मिलजुल कर के रह रहे हैं, उसमें एक बहुत ख़राब स्थिति हो गई। मुझे लगता है कि समस्तीपुर में केवल आप लीजिएगा तो कई मर्डर हो चुका है, पूरे बिहार में लीजिएगा तो बहुत मर्डर अभी शुरुआत ही हुआ है। अगर इस सर्वे को रोका नहीं गया और ध्यानपूर्वक इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये बहुत बड़े गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी और आपस में जो खून खराबा पैदा हो जाएगा। बहुत सोच समझ के इस तरह का काम करने की आवश्यकता थी, और बिना सोचे समझे सरकार जिस तरह से इसमें आगे बढ़ी है वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत भयावह परिणाम इसका हो सकता है। सर, 2010 से लगातार आप समस्तीपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2010 में जब आप पहली बार विधायक बने थे तो इस देश के एक बड़े नेता के बेटे को हराए थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे को आप हरा के विधानसभा पहुंचे थे, और जनता का इतना स्नेह और प्यार अभी आपके साथ है कि लगातार विधायक हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 15-14 साल में कौन ऐसा काम जो आपने किया जिसको अपना बड़ा अचीवमेंट आप मानते हैं कि मैं ये काम करके बहुत बड़ा काम किया हूँ, और क्या कुछ बाकी रह गया है और इस कार्यकाल का 1 साल और बाकी रह गया है? देखिए, कोई भी विधायक अपने इलाके में वही काम कर सकते हैं जो सरकार राज्य में होती है। वो जो कार्य योजना बनाती है कि हम ये 10 काम करेंगे, उसी 10 तो सरकार राशि तो सरकार देती है। हम चाहते हैं कि उद्योग कल कारखाना लगे, हमारे क्षेत्र के गरीब गुरबा पलायन ना करें, लेकिन सरकार की कोई नीति नहीं है। हम लाख विधानसभा में इस बात को सब उठाते हैं कि हमारे यहाँ उद्योग लगाया जाए। समस्तीपुर ब्लॉक है, समस्तीपुर नगर महानगर निगम है, ताजपुर है, 3 हिस्सा हमारा है, 3 ही एक अच्छा इंडस्ट्री लगाया जाए जिसमें 20-25 हज़ार लोग ही इंगेज हो जाए, तो हमारे क्षेत्र के 20 हज़ार लोग जो बाहर रह रहे हैं वो नहीं जाएंगे। तो वैसी नीति सरकार नीति बनाती है, और उसी को हम अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर ढंग से लाने का प्रयास करते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि ताकि हमारे यहाँ वो तमाम चीज़ें सुनिश्चित हो। हमने प्रयास किया कि हर पंचायत में विद्यालय शिक्षा के स्तर सुधरे, हर पंचायत में उच्च विद्यालय हो, और उसमें हमने मेहनत किया। शिक्षकों की बहाली हो, हमारे यहाँ पीजी की पढ़ाई वगैरह नहीं होता था, सिर्फ एक कॉलेज था समस्तीपुर कॉलेज, अन्य कई कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई वगैरह हो, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कई जगह अस्पताल हमने दिया है, 5-10 जगह अस्पतालों का निर्माण चल रहा है। सड़कें की स्थिति जर्जर थी, तमाम बसावटों में सड़कों का निर्माण करा रहे हैं, और शहर में जो जाम था उसके लिए हमने जितवारपुर में एक बड़ा बाईपास बनाया है, बांध पर सड़क 30-40 किलोमीटर बांध पे सड़क बनाया है। इस तरह करके तमाम क्षेत्रों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बिजली नीतीश कुमार जी नहीं दी है हमारे क्षेत्र में। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब हम विधायक बने और लालू जी उस सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल थे, उस वक्त राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो रहा था, उसके तहत पूरे बिहार में बिजली लगा। और हमने भी प्रयास किया और विभाग के सचिव से मिलकर के समस्तीपुर में कम से कम 5000 पोल और लगभग 500 ट्रांसफार्मर लगा के गांव-गांव में हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। जब नीतीश कुमार जी का यह अभियान शुरू भी नहीं हुआ था बिहार में, उनका भी एक योजना था विद्युत पहुंचाने वाला, लेकिन उससे पहले हर घर बिजली, उससे पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र के घर घर तक, हर टोले तक आज से 2013-14 में ही हमने लगवा दिया था। चुनाव से 15 के चुनाव से पहले लगभग गांव में बिजली में हमने पहुंचा दिया था। इस तरह का तमाम काम हम लोग देखते हैं, उसको करते हैं,
और पूरे बिहार के मसले मसाइल को उठाते रहते हैं, देखते रहते हैं। सर, हमने जब समस्तीपुर हम आए तो कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा कि विधायक जी में एक बहुत बड़ा जो खूबी है कि जनता से सीधा संवाद करते हैं, किसी बीच बनने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बड़ी बात है सर, एक एमएलए हो के आम लोगों से डायरेक्ट मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, हमारा प्रयास होता है एमएलए हो करके आम लोगों से मिलना। आम लोगों को ही तो जनता एमएलए बना देता है। एमएलए बन जाने के बाद ये अहंकार हो जाए कि आप विधायक हैं और जनता छोटी चीज़ है, आप बड़ी चीज़ हैं, तो जनता एक सीमित अवधि के लिए आपको एक ओहदा देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम पटना में बैठ कर के बहुत सारा काम कर सकते हैं। जब मुझे पटना में काम का ज़रूरत पड़ता है तभी मैं पटना जाता हूँ। जब विधानसभा की बैठक होती है तब जाता हूँ, या फिर हमको क्षेत्र के विकास के किसी कार्य के लिए जाना होता है, बस उस दिन जाते हैं, या पार्टी का आदेश होता है, बैठक होता है, उसमें जाते हैं। बाकी हम क्षेत्र की जनता के छोटे से छोटे दुख में, दर्द में, खुशी में जब भी कोई याद करता है, मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। और कोशिश करते हैं कि जनता ने जो हमारे कलम में कागज़ दिया है, जो हमारे आवाज़ में ताकत दिया, उसका उपयोग हम लगातार करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभान्वित करें। ये मेरा प्रयास होता है। सर, एक सवाल और मैं आपसे करना जरूरी समझूंगा। सर, मानसून सत्र लोकसभा का जब चल रहा था, मानसून सत्र का लोकसभा जब सेशन चल रहा था, तो एक बिल किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक कल्याण मामले के मंत्री, उन्होंने एक बिल पटल पर रखा था लोकसभा का, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इसको लेकर पूरे देश में काफ़ी हो हल्ला है। हालांकि विपक्ष ने करप इस पर प्रहार किया, तो ये जेपीसी में विचाराधीन है। तो सर, वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है, आखिर इससे दिक्कत क्या है? आपकी पार्टी भी इसके खिलाफ मुखर होकर बात रख रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज, जो अक़लियत के मुस्लिम समाज हैं, वो लोग वक्फ कर देते हैं संपत्ति पुण्य के लिए, ईश्वर के नाम से, मस्जिद के नाम से, तो मदरसे के नाम से, इस तरह के नाम से कर देते हैं। इसमें सरकार का हस्तक्षेप का कोई मतलब ही नहीं था। इसके लिए सरकार में पूरा प्रोविज़न बना हुआ है, उसकी जुडिशरी बनी हुई है, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। आज से 70 साल से, 75 साल से आराम से चल रहा है। पता नहीं जो प्रॉपर्टी लोगों ने दान दे दिया, उस प्रॉपर्टी पे सरकार की क्या निगाह है, क्योंकि वो देश की संपत्ति चंद उद्योगपति को देते हैं। जितने भी अभी रेल जाइए, सेल जाइए, एयरपोर्ट जाइए, रोड जाइए, जितने भी सरकार की संपत्ति है, वो चंद उद्योगपति के हाथ में इन्होंने नीलाम कर दिया, औने पौने दाम में नीलाम कर दिया। अब उन लोग की निगाह है कि भाई धार्मिक आज वक्त देश की तीसरी बड़ी संस्था है डिफेंस और रेलवे के बाद, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, 9,40,000 एकड़ जमीन। बिल्कुल। तो वक्फ बोर्ड के पास, तो इस प्रॉपर्टी को भी वो चाहते हैं कि अपने चंद मित्रों में वितरण कर दें। इसीलिए वो इस पर अपना अधिकार बनाना चाहते हैं और अपना नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण चाहते हैं, जिसको विपक्ष ने पुरजोर तरीके से, राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर आवाज़ उठाया है और तमाम विपक्ष इस पे साथ है। किसी कीमत पर उनको इस नापाक इरादे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज ये वक्त की बात करते हैं, कल न्यास बोर्ड पर भी जा सकते हैं। ये समझिए, ये लोग कल न्यास बोर्ड की भी संपत्ति, वक्त से ज़्यादा संपत्ति न्यास की है। आपने जो बोला कि रेल की संपत्ति या डिफेंस की जो संपत्ति है और वक्फ की संपत्ति, आपने न्यास बोर्ड की संपत्ति का अनुमान नहीं है। उसकी संपत्ति वक्फ से, रेल से और डिफेंस से 10 गुना ज़्यादा है। तो कल होकर के ये लोग इस संपत्ति को, न्यास बोर्ड की संपत्ति को भी चंद उद्योगपति को दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग जिनका नापाक इरादा है, गंदा इरादा है, वैसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय जनता दल पूरी मुस्तैदी से तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुआ है। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद इस पर नज़र रखे हुए हैं और किसी कीमत पर इसको कामयाब नहीं होने दिया जाए। उसका लॉजिक है ना, इस बिल में है कि ये जो संस्था है, गवर्नमेंट इसका संचालन करती है। तो जब ये गवर्नमेंट के अंदर की संस्था है, तो इसमें सिर्फ मुस्लिम इसके सीईओ और चीफ प्रेसिडेंट क्यों रहेंगे? इसमें हिंदू क्यों नहीं शामिल किया जा सकता है? और वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट अपना बता देता है, जबकि उसको सत्यापन कराना होगा, उसकी निगरानी जिला पदाधिकारी करेंगे। और कोई भी प्रॉपर्टी आपको देने से, डोनेट करने से पहले उसके अप्रूवल आपको लेना होगा। उसका ये कहना है। हम सारी बातों को तो जान ही रहे हैं ना। आपके घर की संपत्ति है, उसमें आप बगल के पड़ोसी को क्यों शामिल करना चाहेंगे? आपके पड़ोसी की संपत्ति है या आपकी संपत्ति है, उसमें कोई पड़ोसी क्यों शामिल होगा? न्यास बोर्ड है तो न्यास बोर्ड में क्यों दूसरे धर्म के लोग शामिल होंगे? न्यास बोर्ड जो उसका कार्य है, जो उसका दायरा है, वो अपना चल रहा है। कहाँ कभी सवाल उठा है? न्यास बोर्ड के में भी कभी कोई सवाल नहीं उठा है, वक्त पे भी कभी कभी सवाल नहीं उठा है। तो इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप सरकार का, डीएम का मतलब क्या होता है? सरकार का एक सिपाही। डीएम क्या होते हैं? सरकार के एक सिपाही, नुमाइंदा होते हैं।
तो सरकार जो चाहेगी डीएम उसी तरह करेंगे, सारे चीज़ को पेंडिंग डाल देंगे, रोक देंगे। आप कहीं भी जाने से आपको रोक लगा दिया जाएगा कि आपका ये कब्रिस्तान तत्काल प्रभाव से इसको अभी रोका जाता है। तो आप जब होगा आप कहाँ ले जाइएगा? आपके गांव में कोई एक कब्रिस्तान है, उसमें जिला प्रशासन रोक दे तो आपको तो 10 किलोमीटर दूर कहीं किसी बस्ती में कोई वहाँ जाना होगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार की जो जिम्मेदारी, जो दायित्व है, उसको बेहतर ढंग से नहीं निभा रहा है। देश को बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया। आज आप देख रहे हैं, एक कमिटमेंट पूरा नहीं किया। और बिहार को भी बदहाल करने में केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश कुमार ने क्या हाल कर दिया है। आज सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार है, आज सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य बिहार है, सबसे बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा बिहार है, पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा बिहार है। मतलब किसी मोर्चे पर ये सफल नहीं हुए हैं और बेहतर नहीं किया है। और इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार भी है। 10 साल से लगातार 11 साल से मोदी सरकार जी है और आज तक बिहार में पलायन रोकने के लिए उद्योग कल कारखाना नहीं लगाया, विशेष पैकेज नहीं दिया, विशेष दर्जा नहीं दिया, बिहार के विकास के लिए कोई विशेष प्लानिंग नहीं किया। इसीलिए बिहार आज सबसे पिछले पायदान पर है। कराह रहा है लोग, यहाँ त्राहिमाम कर रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोड बन रहा है, आज टूट जा रहा है, पुल बन रहा है, आज टूट जा रहा है। प्रत्येक दिन दर्जनों, कई दर्जन हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, छिनतई हो रहा है, चोरी हो रहा है, चमाड़ी हो रहा है। तो चोरी चमाड़ी के हम अपराध की श्रेणी में अब नहीं गिन रहे हैं। बोलिएगा क्यों नहीं गिन रहे हैं? हम तो कहते हैं कि नीतीश सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल माध्यम से कि तमाम चोरी चमाड़ी करने वाले लोग या छिनतई करने वाले लोग जो जेल में बंद हैं, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि कहीं वो लोग आपके गलत नीति, एनडीए की गलत नीति के कारण भूखमरी के शिकार हो गए, बेरोजगार हो गए, उनका जीवन यापन दुर्लभ हो गया और वो अपने बीवी को 2 रोटी खिलाने के लिए, अपने बच्चे को 2 रोटी उपलब्ध कराने के लिए मजबूरी में चोरी तक करना पड़ रहा है, छीनना तक पड़ रहा है। आज अपराध कहाँ से कहाँ चला गया। पहले 1 साल में लालू जी के टाइम में और आदरणीय राबड़ी जी के टाइम में साल में 80,000, 85,000, 90,000 अपराध की घटनाएं, टोटल अपराध, लूट चोरी बलात्कार से लेकर के हत्या तमाम लाख से नीचे हुआ करता था, जिसको कोर्ट कहता था, कोर्ट ने एक बार कमेंट कर दिया जंगल राज। और आज 3 लाख से अधिक है, भारत सरकार का आंकड़ा कहता है 3 लाख से अधिक प्रत्येक वर्ष अपराध की घटनाएं बिहार में हो रही है। पूरी तरह से इसके जिम्मेदार सरकार है। और फिर भी ये अपने आप को सुशासन कहते हैं हमने बेहतर शासन दिया है, कानून का राज दिया है। क्या लगता है अब सुशासन की सरकार नहीं है इस देश में, इस स्टेट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो त्राहिमाम लोग कर रहा है और लोग को लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जी 20 साल बिहार का बागडोर चलाए और बिहार की गरीबी दूर नहीं कर सके, भुखमरी दूर नहीं कर सके, अपराध नहीं रोक सके, अच्छा रोड नहीं, अच्छा तमाम चीज़ों में बेरोजगारी हो, उद्योग कल कारखाना हो। इसीलिए लोग को आशा उम्मीद है युवा नेतृत्व पर कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। और एक आशा और एक उम्मीद है लोगों को कि हमारी बेरोजगारी दूर होगी, हमारी भुखमरी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, तमाम आरक्षण का दायरा बढ़ेगा और तमाम जो भी जनता की समस्याएं हैं वो एक सुंदर और विकसित बिहार की परिकल्पना हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, हम लोग नहीं, बिहार की जनता, करोड़ों जनता आशा बड़ी निगाह से देख रही है। और पिछले ही बार आपने देखा होगा 1,57,00,000 वोट एनडीए को मिला था, भाजपा जदयू अलायंस को, और 1,57,00,000 वोट तेजस्वी यादव जी की टीम को मिला था, उनके गठबंधन को मिला था। और अब तो एकदम खास्ता हाल बिहार में। एकदम 2025 में क्या लग रहा है सर, तेजस्वी जी सत्ता में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे? उसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट नहीं है। उस वक्त समझिए, उस वक्त वैसी स्थिति हुई कि हम लोग लगभग सत्ता में आ गए थे। इन प्रकार सत्ता कुछ सीटों से, हाँ, कुछ चूक हुआ या भराया गया, कहीं 9 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 200 वोट से, तमाम बिहार की जनता जान रही है। इस बार बिहार की जनता ने देख लिया है कि आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के प्रति गंभीर नहीं है। 2-3 रिटायर्ड ऑफिसर बैठ के बिहार का संचालन कर रहे हैं। लोकतंत्र में हम
किसी सरकार को जिम्मेदारी देते हैं। आज वह सरकार कुछ नियंत्रण नहीं है। आज 2-3-4 लोग बैठ करके मुख्यमंत्री हाउस में पूरे बिहार का संचालन कर रहे हैं। कोई समीक्षा नहीं हो रहा है, कोई अधिकारियों में डर नहीं है, कोई पदाधिकारी में डर भय नाम का चीज़ नहीं है और बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। 14 करोड़ की आबादी को इस तरह से मतलब लोकतंत्र का गला घोटते हुए चंद लोगों के हाथ में दे दिया गया है और प्रधानमंत्री जी अपने पद को बचाने के लिए बिहार की तरफ देख नहीं रहे हैं और बिहार को के विकास के लिए, बिहार के बदहाल स्थिति से निकालने के लिए उनका भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार जी अब बेचारे का स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है। अब रिटायरमेंट के स्थिति में वो हैं, इसलिए दूसरे चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ी जिम्मेदारी है, तेजस्वी यादव जी पर बड़ी जिम्मेदारी है। करोड़ों गरीब, गुरबा, नौजवान, बेरोजगार तमाम लोग तेजस्वी यादव जी को आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और तमाम समस्याओं को, क्योंकि उन्होंने जो 17 महीने में काम करके दिखाया है, जो रोजगार का वादा किया उसको पूरा करने की कोशिश किया और जो भी जिम्मेदारी उनको थी बेहतर ढंग से उसको काम करने का किया है। लोगों को लगता है कि ऐसे नेता 200 यूनिट बिजली से त्राहिमाम लोग करा, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की और तमाम घोषणाएं जो वो करेंगे उसको पूरा करेंगे। इसलिए एक मौका बिहार ने संकल्प ले लिया है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अमन, शांति और विकसित बिहार बनाने के संकल्प लेने वाले तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होगा। एक सवाल सर, आखिरी सवाल करेंगे। एक बहुत ही मशहूर रणनीतिकार हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मैन हैं प्रशांत किशोर। कल वो एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं बिहार में जनता का सुंदर राज लाऊंगा। ये सब लोग बिहार को बदहाली स्थिति में पहुंचा दिया, मेरे को सत्ता मिला तो मैं जनता को सुंदर राज लाऊंगा। तो आपको क्या लगता है एक आरजेडी के एमएलए होने के नाते? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी को हम लोग इतना ही जानते हैं कि वो विदेश में रहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाया। वो 2-3 साल गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के घर पे रहते। जैसा कि उनका इंटरव्यू मैंने सुना, नरेंद्र मोदी जी के घर में 2 साल 3 साल रहे, वहाँ मुख्यमंत्री का उनको मदद किया, फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने में उनके रणनीतिकार रहे और बाद के दिनों में फिर रहते। जैसा कि उनका इंटरव्यू मैंने सुना, नरेंद्र मोदी जी के घर में 2 साल 3 साल रहे, वहाँ मुख्यमंत्री का उनको मदद किया, फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने में उनके रणनीतिकार रहे और बाद के दिनों में फिर नीतीश कुमार जी की पार्टी में आ गए। तो फिर नीतीश कुमार जी ने खुलासा किया कि नहीं, हमने अपने मन से उनको अपनी पार्टी में नहीं लिया है। किसी बड़े चैनल पर मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनको तो अमित शाह फ़ोन किए थे, हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी में अभी काम करे। मतलब अमित शाह चाहते हैं कि प्रशांत किशोर क्या करे तो आज आपकी पार्टी में रखिए, फिर बाद में उसका हमको जहाँ इस्तेमाल करना होगा वहाँ करेंगे। तो मतलब कि अब अमित शाह ही इस्तेमाल कर रहे हैं और मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई बिहार में जब पिछली बार तेजस्वी यादव एक बहुत कम उम्र के थे, अनुभव की भी शायद कुछ कमी रही होगी, तब तो कड़ी चुनौती देश के प्रधानमंत्री और पूरी केंद्र सरकार और पूरी नीतीश कुमार और पूरी बिहार सरकार को अकेला एक नौजवान 28-29 साल का नौजवान ने कड़ी चुनौती दे दिया है। 30-40 हेलीकॉप्टर घूमता था और ये एक हेलीकॉप्टर थे और आज तो इसका जलवा है। आज तो ये मजबूत हुए हैं। आज वो उप मुख्यमंत्री रह के कुछ काम करके दिखाए हैं और तो अब तेजस्वी यादव जी को रोकना असंभव है। इसीलिए वो तरकीब अपनाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को आगे करो, उनको आगे करो, कोई भी हो जो 2% वोट काट के डेंट करे। तो जनता समझदार है ना। सर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के सहयोगियों को भी डर सता रहा है कि एक बड़ा बेस वोट का कहीं संदमारी न हो जाए, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन। देखिए, एक तरफ प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नीतीश कुमार और बिहार बदहाल स्थिति में है, कहते हैं बिहार बदहाल है, बिहार बेरोजगार है, बिहार में बहुत चीज़ खराब है। तो इस 20 साल जो सरकार में है भाजपा और जदयू, उसको हटाने का उन्होंने आज तक पब्लिक में नहीं बताया। कभी उन्होंने सम्मेलन करते उनको नहीं देखा। वो जाति से भूमिहार हैं, भूमिहार सम्मेलन करते नहीं देखा, राजपूतों का सम्मेलन करते नहीं देखा, ब्राह्मणों का सम्मेलन करते नहीं देखा, वैश्य का। जो भाजपा के वोटर हैं उनको वो एकजुट करके भाजपा से तोड़ के अपने तरफ लाने ये कहीं पर दिख नहीं रहे हैं। वो तो जो हराने वाली ताकत है, जो भाजपा जदयू को हराना चाहती है, उसी को तोड़ते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि कहीं अल्पसंख्यक के बीच चले जा रहे हैं, कहीं उधर चले जा रहे हैं, कहीं उसकी मीटिंग कर रहे हैं। तो मतलब क्या है? ये तो साफ दिख रहा है कि आप भाजपा को जिताने के लिए आपकी ताकत लग रही है। जो आपकी भाषा, आपका सोच, आप बोलते कुछ है कर कुछ रहे हैं। तो बिहार की जनता जागरूक है
और सही फैसला लेगी और पूरे एक एक मतदाता बिहार का इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा और भाजपा जदयू के जो शासन 20 साल का शासन है उससे निजात पा करके एक सुंदर और विकसित बिहार बनाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।